नमस्कार। भाषा एक इंसानी हुनर है और पूरी प्राणी जगत से इंसानों को अलग कर देता है। अगर ऐसे देखें तो दो चीज़ें हैं जो कि इंसान को अलग कर देती हैं जानवरों से। पहली बात है ज़बान और दूसरी है हया। और ये हया या शर्म जो है वो भाषा के बदौलत ही और बेहतर तरीके से सामने आती है। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और अगर एक भाषाविद या एक वाक चिकित्सक के नज़रिए से देखें तो ब्लूम एंड लाहे 1978 का एक क्लासिफिकेशन देते हैं जिसके हिसाब से किसी भी एक मौखिक या इंगित संप्रेषण को, ओरल या मैनुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को हम भाषा का दर्जा तब दे सकते हैं जब उसमें तीन बुनियादी चीज़ें होंगी। एक कंटेंट या उसके मायने, जो मैं बोल रहा हूँ उसके मायने होने चाहिए साफ सीधे। दूसरा फॉर्म, वो एक ढांचे में आना चाहिए, चाहे वो उस ढांचे के हिस्से कौन कौन से होते हैं, फोनोलॉजी या जो उच्चारण मैं कर रहा हूँ क च ट त प ये उच्चारण। दूसरा है मॉर्फोलॉजी या इन उच्चारणों को जोड़कर शब्द बनाना, जैसे क ल म इन तीनों को मिला के मैं कलम बनाता हूँ, या भा र त इनको मिला के भारत बनाता हूँ। तो एक बंधे बंधाए नियम से ये जुड़ते हैं। अगर आप ज़ब्रोस्की बोलें तो किसी कोने से ये एक हिंदी शब्द नहीं हो सकता है, क्योंकि जे ब्रो स की ये जुड़ते नहीं, ये उच्चारण आपस में जुड़कर एक शब्द नहीं बनाते। यानी कि फोनोलॉजी तो है, ये उच्चारण हम कर सकते हैं, पर मॉर्फोलॉजी के लिए ये नियम नहीं है कि इस तरह का एक शब्द आए ज़ब्रोस्की। और तीसरा है जिसे हम व्याकरण बोलते हैं या सिंटैक्स बोलते हैं, यानी कि जो शब्द बन गए हैं उन शब्दों को जोड़कर एक नियमबद्ध तरीके से, जो कि व्याकरण सम्मत हो, उससे जोड़कर एक वाक्य बनाएं जिनका कि जो कि नियमगत सही हो। और इस फॉर्म को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम इस्तेमाल में लाते हैं भाषा को, तो इसे यूज़ बोला जाता है या प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है। तो जहाँ भी ये कंटेंट फॉर्म यूज़ एक दूसरे से सही मायने मात्रा में जुड़ जाते हैं तो भाषा की उत्पत्ति होती है। अगर आप हिंदी को देखें दुनिया की किसी और भाषा के कंपैरिजन में, संस्कृत में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि संस्कृत तो माँ है जिससे कि हिंदी आई है, हिंदी को शुद्ध कर दो तो संस्कृत बन जाएगा। तो अगर आप हिंदी को देखें तो इसका जो फॉर्म है या इसका जो ढांचा है ये देवनागरी के ऊपर बना हुआ है। यानी कि आप देखें स्वर सारे अलग हैं, अ आ ई उ, ये सारे के सारे अलग रखे जाते हैं, वाल्स अलग रखे जाते हैं। व्यंजन जो हैं वो बड़े सटीक तरीके से, बड़े ही फोनेटिक तरीके से बनाए गए हैं, है ना। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ट त और आखिरी प के आगे आप कुछ नहीं उच्चारण कर सकते हैं और क के पीछे कुछ नहीं बोल सकते हैं। बड़ा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन या जिस जगह से उच्चारण होता है बड़ा सटीक बनाया गया है। ये पाणिनि द्वारा दिया गया था लगभग 2-2,500 साल पहले, तो उतनी समझ उनको रही होगी। और साथ ही साथ अगर आप देखें क ख ग घ ङ, तो क मौखिक है, पूरी तरह ओरल साउंड है, और क ख ग घ ङ ग अनुनासिक है या नेज़ल है, तो पूरी तरह नाक से निकलता है। तो ओरल टू नेज़ल ट्रांजिशन भी उसी बीच दिखाया गया है। तो सिर्फ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, वॉइसिंग उतना ही नहीं है, आपको ओरल नेज़ल के हिसाब से भी अलग किया गया है इसे। तो फोनेटिकली बड़ा मजबूत है। ये चीज़ आपको अंग्रेज़ी में देखने को नहीं मिलेगी। ए के बाद बी क्यों आता, बी के बाद सी क्यों आता, सी के बाद डी क्यों आता है। सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और टोटल नंबर ऑफ फोनीम्स या उच्चारण जो होते हैं जिनको कि इन 26 अल्फ़ाबेट से दिखाना है वो लगभग 40-50 होते हैं। और फिर अगर कॉम्बिनेशन अलग अलग कर लें तो और एक 1,500 कॉम्बिनेशन तक आएंगे। तो किसी भी एक शब्द का सही उच्चारण या स्पेलिंग अंग्रेज़ी में आप नहीं बोल सकते जो कि हिंदी में है। उदाहरण के तौर पे मेरे घर का नाम या मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ केंदुझर है, इसको अंग्रेज़ी में 5 लोग 5 तरह से लिखेंगे, लेकिन हिंदी वाले के दु झ र इतना ही लिखेंगे। इसमें गलती वाली बात नहीं, इतना कठिन शब्द है, लेकिन के दु
झ र। गलती अगर होगा तो ऊकार में कहीं होगा, क्योंकि वो एक लेंथ मार्कर है जो कि हिंदी में हम उस लेंथ मार्कर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो संस्कृत से लिया गया, तो वहीं थोड़ी गलती होगी, लेकिन उससे उच्चारण में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हिंदी इस तरह फोनोलॉजी के लेवल पे मजबूत है अंग्रेज़ी से। अगर आप मॉर्फोलॉजी के लेवल पे देखें या उच्चारण शब्दों के लेवल पे देखें, तो शब्दों के स्तर पे भी हिंदी क्या, बंगाली क्या, उड़िया क्या, या किसी भी एक नॉर्थ ईस्ट के भाषा में ज़्यादा शब्द हैं अंग्रेज़ी के मुकाबले। तो फोनोलॉजी के मायने में भी मजबूत है हिंदी, मॉर्फोलॉजी में भी है। व्याकरण अगर आप देखें तो व्याकरण के नियम बड़े मजबूत हैं और बड़े सुदृढ़ हैं हिंदी के लिए, जो कि अंग्रेज़ी में नहीं है। तो इस तरह अगर आप देखें तो फॉर्म के मायने में हिंदी एक बड़ा मजबूत भाषा है। और कंटेंट और यूज़ को बताने के लिए तो मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ आपको। आप देखते हैं ना कि बड़ा तू तड़ाक वाला भाषा है अंग्रेज़ी। यू 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 मतलब कि उसमें तू, तुम, आप, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, हर किसी के लिए यू है। तू तड़ाक वाला भाषा है। यही चीज़ अगर आप हिंदी में देखें तो जैसे जैसे आदर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आप तू से तुम हो जाता है, तुम से आप हो जाता है। और मज़े वाली बात अगर आप देखें कि तकल्लुफ़ जिसे हम बोलते हैं ना, कि तू से तुम से आप, मज़े वाली बात यह है कि वो मेहंदी हसन साहब का एक गज़ल है ना कि धीरे रफ्ता रफ्ता आप मेरे हस्ती का सामा हो गए। वो कहते हैं ना कि प्यार जब हद से बढ़ा तो सारे तकल्लुफ़ खो गए। तकल्लुफ़ यानी कि फॉर्मेलिटीज़, आप से फिर तुम हुए, फिर तू का उन्वा हो गए, और धीरे धीरे आप मेरे हस्ती का सामा हो गए। यानी कि ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। वैसे एक दूसरा उदाहरण बोलते हैं ना कि भाई चचा, मामा, फूफा, ये सारे के सारे हिंदी में होते हैं। अंग्रेज़ी में तो सिर्फ अंकल होता है, और अंकल तो चिप्स भी होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके रिश्ते, नाते, संबंध, आपके अपने आप को पेश करने के तरीके, दूसरों के सामने पेश होने के तरीके, ये सारे के सारे भाषा के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। तो आपके भाव, आपकी मन की दशा, ये सभी भाषा के माध्यम से संप्रेषित होते हैं। और अगर भाषा कमज़ोर हो जाए तो हो सकता है कि शायद हम उतने स्नेहिल ना हो पाएँ जितने स्नेहिल हम किसी एक भाषा में हो पाएंगे। अगर आप यूज़ की बात करें, एक तो मैंने आपको बताया कंटेंट, दूसरा फॉर्म, तीसरा यूज़। इस तरह अगर आप देखें तो हिंदी में कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये चीज़ अंग्रेज़ी में नहीं होता। पर्यायवाची शब्द यानी कि एक चीज़ को कई तरीके से बोलने का तरीका। एक उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, धंस जाए तो पैर और फिसल जाए तो पाँव, आगे बढ़ना हो तो कदम, राह में चिन्ह छोड़ने हों तो पद, और प्रभु के हों तो पाद, बाप के हो तो लात, गधे की हो तो दुलत्ती, और अगर घुंघरू बन जाए तो पग, खेलने के लिए हो तो लंगड़ी, और खाने के लिए हो तो तंगड़ी। कहने का मेरा मतलब यह है कि हिंदी में शब्दों की समृद्धता इतनी है कि उसी पैर को आप कई तरह से बोल सकते हैं, कई जगह बोल सकते हैं। यानी कि उस शब्द का मायने अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है। यूज़ के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से उस शब्द के मायने बदलते हैं। तो इस तरह कंटेंट में भी बड़े समृद्ध हैं हम, फॉर्म उसमें भी बड़े समृद्ध हैं, और व्यवहार तो उदाहरण मैंने आपको बताया उसमें भी बड़े समृद्ध हैं। इस तरह हमारी अपनी भाषा हिंदी, चाहे वो कोई भी भारतीय भाषा हो, वो कहीं ज़्यादा समृद्ध है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि शायद हमें वो बोलने सुनने में शर्म सी आने लगी है। बेहतर है कि हम इस भाषा को बोलें ताकि इसमें विकास हो, ये विकसित हो और लोक प्रचार में आए। भाषा ज़ुबान पे चलती है। इस हिंदी दिवस, इस हिंदी पखवाड़ा हम सब इस बात का प्रण लें कि हम हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।